जब चार्ल्स डार्विन के यहाँ पहले बेटे की पैदाइश हुई तो डार्विन ने उसका नाम विलियम रखा। डार्विन ने विलियम की डेवलपमेंटल प्रोग्रेस के लिए डिटेल्ड नोट्स लिखना शुरू कर दिए। इस सिलसिले में डार्विन काफ़ी ज़्यादा हद तक अपने लाइफ कंज्यूमिंग पैशन यानी एवोल्यूशन से मोटिवेटेड था और ख़ास तौर पर वो इमोशनल एक्सप्रेशंस की तरफ बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था। डार्विन ने विलियम के लातदाद बिहेवियर्स को डिटेल्ड में रिकॉर्ड किया और आखिरकार 1877 में डार्विन ने ए बायोग्राफिक स्केच ऑफ एन इन्फेंट के नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें डार्विन ने रिपोर्ट किया कि पैदाइश के 9वें दिन विलियम एक कैंडल को विजुअली ट्रैक करने के काबिल हो चुका था, यानी वो एक मोमबत्ती को बसरी तौर पर ट्रैक कर सकता था। और इसके साथ साथ विलियम ने एक रिफ्लेक्स को प्रोड्यूस किया जिसे आज हम डार्विनियन रिफ्लेक्स या रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। किसी भी बच्चे में रूटिंग रिफ्लेक्स तब पैदा होता है जब उस बच्चे के माउथ के किनारों को स्किन से टच किया जाए। मसलन आप बच्चे के माउथ के कॉर्नर्स पर स्ट्रोक या हल्का सा टच करने पर रूटिंग रिफ्लेक्स ट्रिगर कर सकते हैं। रूटिंग रिफ्लेक्स आम तौर पर बच्चे को सकिंग के लिए रेडी करता है। डार्विन की अपने बेटे विलियम के बारे में ये डिस्क्रिप्शन उस तरीकाकार की एक अहम मिसाल है जिसे आज हम केस स्टडी मेथड कहते हैं। वेलकम, आज हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की सेकंड टाइप केस स्टडी को पढ़ने जा रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ ए केस स्टडी। Case study is a detailed description and analysis of a single individual, यानी केस स्टडी एक शख्स की तफसीली वजाहत और तज्जिया होता है। केस स्टडी को आम तौर पर केस हिस्ट्री मेथड भी कहा जाता है क्योंकि इसके ज़रिए किसी शख्स की लाइफ हिस्ट्री या लाइफ हिस्ट्री के एक पोर्शन का मुताला किया जाता है। एक केस स्टडी साइकोलॉजिस्ट को किसी पर्सन के माइंड और बिहेवियर को समझने के लिए जो तफसीली मालूमात मुहैया करती है, उन मालूमात में उस शख्स के फियर्स, होप्स, फैंटेसीज, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, अपब्रिंगिंग और फैमिली रिलेशनशिप्स शामिल होते हैं। क्योंकि केस स्टडी में डिस्क्रिप्शन नैरेटिव फॉर्म यानी रिटन फॉर्म में होती है, इसलिए ये क्वालिटेटिव रिसर्च की एक किस्म है। टूल्स और मेथड्स फॉर केस स्टडी। केस स्टडी को कंडक्ट करने के लिए जो मेथड्स या टूल्स इस्तेमाल होते हैं उनमें इंटरव्यूज़, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस, साइकोमेट्रिक जैसा कि IQ टेस्ट, फिजियोलॉजिकल मेजर्स जैसा कि ब्रेन स्कैन्स और आर्काइवल डाटा शामिल हैं। व्हाट गॉर्डन ऑलपोर्ट सेड अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ केस स्टडी मेथड। 1937 में एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट गॉर्डन ऑलपोर्ट ने अपनी एक किताब पर्सनैलिटी ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन में मुख्तलिफ रिसर्च मेथड्स को बयान किया और ऑलपोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि किसी भी शख्स की साइकोलॉजी को समझने के लिए केस स्टडी एक बेहतरीन मेथड है। इन विच फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी केस स्टडीज आर यूज्ड, यानी केस स्टडी साइकोलॉजी की किस किस फील्ड में इस्तेमाल होती है। केस स्टडी मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन क्लिनिकल वर्क, यानी केस स्टडी मेथड को आम तौर पर क्लिनिकल वर्क में इस्तेमाल किया जाता है जिसमें किसी ख़ास जहनी मर्ज में मुब्तला इंडिविजुअल के केस को उन फैक्टर्स की वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि उस मर्ज की वजह बनने के साथ साथ ट्रीटमेंट मेथड पर भी असरअंदाज होते हैं। क्लिनिकल वर्क में केस स्टडी मेथड को सबसे ज़्यादा सिगमंड फ्रॉइड ने प्रैक्टिस किया और फ्रॉइड ने अपने पेशेंट्स की तफसीली केस स्टडीज़ की बुनियाद पर पर्सनैलिटी थ्योरी को बिल्ड किया। क्लिनिकल वर्क के अलावा केस स्टडीज़ न्यूरोसाइकोलॉजी की फील्ड में भी इस्तेमाल होती हैं। रिसेंटली मुख्तलिफ किस्मों के ब्रेन डैमेजेस की केस स्टडीज़ करने से हमें ब्रेन फंक्शंस को समझने में आसानी पैदा हुई है। इस सिलसिले में न्यूरोलॉजिस्ट ओलिवियर सैक्स ने 1985 में द मैन हु मिसटुक हिज वाइफ फॉर ए हैट के नाम से एक किताब लिखी जिसमें सैक्स ने अपने कुछ पेशेंट्स की केस स्टडीज़ को बयान किया।
सैक्स ने किताब का टाइटल किताब में मौजूद केस स्टडीज में से एक पेशेंट की केस स्टडी के नाम पर रखा और उस पेशेंट को विजुअलैग्नोसिया का मर्ज था। विजुअलैग्नोसिया एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें मरीज चेहरों और चीज़ों को पहचान नहीं सकता और ये मर्ज ब्रेन में ऑक्सीपिटल लोब में डैमेज की वजह से होता है। न्यूरोसाइकोलॉजी के अलावा केस स्टडी मेथड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है। इज केस स्टडी मेथड यूज्ड फॉर ओनली इंडिविजुअल्स? क्या केस स्टडी मेथड को सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जवाब कुछ यूं है कि अगरचे केस स्टडीज़ को आम तौर पर इंडिविजुअल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन केस स्टडी मेथड को किसी यूनिक इवेंट यानी मुनफरिद वाक़ये के एनालिसिस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर रिसर्चर्स ने 1979 में पेंसिल्वेनिया के 3 माइल्स आइलैंड के इलाके में न्यूक्लियर एक्सीडेंट के बाद उस इलाके के करीब रिहाइश पजीर लोगों का रिएक्शन जानने के लिए केस स्टडीज़ की। इज केस स्टडी मेथड ओनली यूज्ड इन साइकोलॉजी? क्या केस स्टडी मेथड सिर्फ साइकोलॉजी में इस्तेमाल होता है? केस स्टडी मेथड इज आल्सो यूज्ड इन डिसिप्लिन्स अदर देन साइकोलॉजी विद ब्रॉडर मीनिंग्स। यानी केस स्टडी मेथड साइकोलॉजी के अलावा मुख्तलिफ शोबाजात में वसी मानों में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर सोशियोलॉजी में कम्युनिटीज़ की केस स्टडी की जाती है, जैसा कि 1949 में इलिनॉइस के एक छोटे कस्बे में एडोलिसेंट्स पर की गई केस स्टडी। इसके अलावा केस स्टडी मेथड को सोशल ग्रुप्स, वर्कर ग्रुप्स और रिलीजियस ग्रुप्स में इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ केस स्टडी मेथड। नंबर 1, it is an in-depth study. Number 2, it provides detailed information about person or event. यानी केस स्टडी किसी शख्स या इवेंट के बारे में तफसीली मालूमात मुहैया करती है और ये इंफॉर्मेशन आम तौर पर नैरेटिव फॉर्म में होती है। नंबर 3, केस स्टडी इज ए मेथड टू स्टडी रेयर फिनोमिना। यानी हम केस स्टडी के जरिए नायाब फिनोमिना को स्टडी कर सकते हैं। नंबर 4, दिस मेथड प्रोवाइड्स इनसाइट फॉर फर्दर रिसर्च। ये मेथड फर्दर रिसर्च यानी आगे मजीद रिसर्च के लिए अंडरस्टैंडिंग फराहम करता है। नंबर 5, केस स्टडी मेथड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर क्लिनिकल इनोवेशन। यानी केस स्टडी मेथड क्लिनिकल इनोवेशन के लिए मौके फराहम करता है। Limitations of case study method. Number 1, case study is a time consuming method. Number 2, it is an expensive method. Number 3, case study method is difficult to replicate. यानी केस स्टडी मेथड की रिलायबिलिटी बहुत कम होती है। नंबर 4, लैक ऑफ जनरलाइजेबिलिटी। In a case study, conclusions are drawn on the basis of a single individual, so the conclusion may not be generalized to wider population. यानी केस स्टडी में नताइज को एक इंडिविजुअल की बुनियाद पर अखज़ किया जाता है, लिहाजा केस स्टडी में कंक्लूजन्स को पॉपुलेशन पर जनरलाइज नहीं किया जा सकता। नंबर 5, डिफ़िकल्टी ऑफ ड्राइंग कॉज एंड इफेक्ट कंक्लूजन। क्योंकि इस मेथड में रिसर्चर एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर सकता, लिहाजा केस स्टडी मेथड के जरिए कॉज एंड इफेक्ट कंक्लूजन को अखज़ नहीं किया जा सकता। नंबर 6, रिसर्चर्स बाइस। रिसर्चर्स ऑन सब्जेक्टिव फीलिंग्स में इन्फ्लुएंस द केस स्टडी। यानी केस स्टडी मेथड में रिसर्चर की अपनी फीलिंग्स केस पर असरअंदाज हो सकती हैं।